आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्याज फिर रुलाने वाला है, टेक्निकल टॉपिक है, सब कुछ मैं समझा दूंगा प्याज के बारे में, उड़द की दाल के बारे में, जितनी दालें हैं, एडिबल ऑयल्स के बारे में, और टमाटर के बारे में, चावल के बारे में, आटे के बारे में, क्यों सरकार प्राइसेस कम कर रही है, बात करेंगे दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पीपीटी वाइज में चलूंगा और आपको जितने भी टफ वर्ड्स आएंगे, जो भी एग्जाम जीएस पेपर 3 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है ये, तो जो भी आएगा वो मैं आपको बताता चलूंगा, एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी और ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बात करते हैं हमारे कोर्सेज की। स्ट्रेस, एडिक्शन और टाइम, 50 के करीब किताबों का रिव्यू, 25 लेक्चर्स, 800 रुपए के तीनों कोर्सेज हैं, ठीक है। अभी सेल हमने निकाली है इस कोर्स पे, तो बेसिकली ये कोर्स आप अवेल करेंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो बिल्कुल भी ना चूके, क्योंकि रिकॉर्डेड कोर्सेज है तो तुरंत आप इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। तो यहां पे जो नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो भारत की सबसे बड़ी बॉडी है कंज्यूमर्स की, 24 के करीब ब्रांचेज हैं। 1965 में इसको बनाया गया था। मिनिस्ट्री के अंदर ही आती है ये, आपको बता दूं, फूड अफेयर्स के अंदर ही आती है ये। अब इन्होंने क्या डिसाइड किया है, इन्होंने ये बोला है कि हम अनियन मेरा के लहसुन मेरा 25 रुपए किलो जो है वो हम प्याज को बेचेंगे रिटेल आउटलेट्स और मोबाइल वैन्स, ठीक है। और ये 21 अगस्त से लेकर शुरू हो जाएगा ये, यानी कि कल से, आज से ही शुरू हो गया है। साथ ही साथ ये पूरा, आप अभी देखिए, इस पे कुछ दिन पहले आपको पता है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगाई थी, वो भी बात करेंगे। अब आप ये समझिए कि 40% जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है अनियंस पे, प्याज पे, जिसपे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए। महाराष्ट्र नासिक में जो सबसे बड़ा मंडी मार्केट है प्याज का, लासनगांव, देखिए भारत प्याज दुनिया का सबसे, अगर इंपॉर्टेंट क्रॉप की बात करें तो वो प्याज है ना। और अनियंस की डिमांड जो है वो काफी ज्यादा रहती है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान से भी हम प्याज खरीदते हैं और हम प्याज उगाते भी हैं। प्याज की खेती बहुत बढ़िया होती है, बहुत ज्यादा पानी, क्योंकि मिट्टी में अगर बहुत ज्यादा, मिट्टी के अंदर उगता है वो, ठीक है, तो मिट्टी में बहुत ज्यादा पानी आप नहीं डालिए, पानी बहुत ही कम डालना होता है, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना होता है। राबी खरीफ दोनों सालों साल जो है टमाटर की तरह प्याज आता है और एसेंशियल कॉमोडिटी है। प्याज महंगा होगा तो सरकारें चली जाती हैं, आप ये समझ के चलिए। प्याज महंगा हुआ तो सरकारें जाएंगी, क्योंकि प्याज घर घर में यूज होता है और प्याज के महंगे होने से सब कुछ महंगा होता है। तो प्याज रुला देता है। तो सरकार किसी से नहीं डरती है, लेकिन प्याज से बहुत डरती है। पूरी दुनिया में हम प्याज को एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे पास सरप्लस है, बहुत ज्यादा सरप्लस होता है हमारे पास, तो हम एक्सपोर्ट करते हैं प्याज को। अब देखिए मिडिल ईस्ट में, देखिए भैया, नॉनवेज खाएंगे प्याज डलता है। अभी तो सावन चल रहा है, बहुत लोग प्याज नहीं खाते हैं। प्याज एक्चुअली गर्म होता है, इसीलिए उसको ऐसे सीजन में खाने को मना किया जाता है, क्योंकि एसिडिटी या थोड़ा बहुत जो है वो जलन पैदा कर सकता है। वात पित्त जो है, पित्त दोष आयुर्वेद के हिसाब से पैदा, इसीलिए बोला जाता है कि गर्म चीजें ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि भारत जो है, अब जैसे भारत में चाय पी जाती है, भारत में चाय पीनी ही नहीं चाहिए, भारत का क्लाइमेट ही ऐसा नहीं है। चाय जो है वो यूरोप में चल सकती है, क्योंकि वहां का क्लाइमेट ठंडा है, हमारा क्लाइमेट ऑलरेडी गर्म है। एनीवे, मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, बट फिर भी थोड़ा सा नॉलेज आप लेते रहिए। तो यहां पे प्याज बड़ा डेंजरस होता है। तो अब नासिक में तो इस पे खुला प्रोटेस्ट है, ठीक है, कि भाई आपने 40% जो एक्सपोर्ट बढ़ा दिया। 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब समझ रहे हो, मतलब अगर बाहर से, अगर हम बाहर इसको प्याज को भेजेंगे तो पहले 40% सरकार को दो। तो अब आप यही यहां पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे किसान को अच्छा खासा प्राइस मिल रहा था। अब आपने, जैसे टोमेटो के साथ टमाटर का प्राइस बहुत ऊपर गया है ना, अभी क्या हुआ, वैसे ही पैनिक सेलिंग हुई है। प्याज स्टॉक्स में सड़ रहा था, भंडारों में सड़ रहा था तो बहुत कम पैसे में प्याज भेज के भागे हैं ये लोग, ठीक है, क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। और ऊपर से आपने ये 40% और एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, जिसकी वजह से यहां पे भाई होलसेल ऑक्शन, मतलब आप समझिए कि भयानक प्रोटेस्ट हुए। अहमदनगर में भी प्रोटेस्ट हुए कि इसकी वजह से किसान प्रॉब्लम में आएंगे। उन अच्छा खासा पैसे में वो प्याज, एक्सपोर्ट का टाइम आया, प्याज बेच रहे थे, आपने ये 40% लगा दिया। लेकिन सरकार को ये करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि दे हैव टू डिस्करेज एक्सपोर्ट्स। क्यों एक्सपोर्ट्स को डिस्करेज करना पड़ेगा? क्योंकि प्याज की कीमतें आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। फूड इन्फ्लेशन भारत में है, समझ रहे हो। तो इसीलिए कि भाई अवेलेबिलिटी जो है, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन आने वाला है, आई है दिवाली, सुनो जी घरवाली, नवरात्र आने वाला है, ईद वीद सब कुछ, क्रिसमस, एवरीथिंग आने वाली है। तो फेस्टिव सीजन जो अभी आने वाला है, जो अब अक्टूबर से शुरू हो जाएगा पितृपक्ष के बाद, तो उसमें प्याज लाओ, प्याज प्याज क्या बात है, प्याज खाएंगे। तो प्याज के बिना तो खाना मजा भी नहीं आती, प्याज के बिना। तो इसीलिए एसेंशियल कमोडिटी है ये।
तो सरकार को पता है कि प्याज के दाम बढ़ेंगे तो हम भी बढ़ ही जाएंगे फिर, तो इसीलिए इसको कंट्रोल करके रखो ताकि लोगों के बर्डन ना आए। अभी कितना 3 लाख मेट्रिक टन्स बफर स्टॉक है, इसको 5 लाख मेट्रिक टन्स बढ़ाएंगे। साथ ही साथ एनसीसीएफ और नेफेड से यह भी बोला है कि 1 लाख मेट्रिक टन जो है वो आप बढ़ा के चलिए। अब देखो आखिरकार सबसे बड़ी बात, सरकार जो है ये क्यों सब्सिडाइज कर रही है। अभी देखो टमाटर का प्राइस बढ़ा, 200 रुपए तक पहुंच गया, तो सरकार ने 50 रुपए मतलब टमाटर के प्राइस को गिराया। ठीक है, टमाटर इनोवेटिव मेथड्स, खरीदे टमाटर, किसी तरीके से टमाटर को जो है वो दिया गया मार्केट में OMSS। ठीक है, अभी हम इसकी भी बात करेंगे। ठीक है, ओपन मार्केट सेल स्कीम और प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 2 स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के तहत भाई जो भी बफर स्टॉक है निकाल दो मार्केट में, सप्लाई बनी रहेगी तो प्राइसेस कम आएंगे। तो अभी टमाटर भी 50 रुपए किलो तक सरकार की तरफ से बिके हैं, लेकिन प्याज को बढ़ने से पहले ही सब्सिडाइज रेट में बेच दिया गया है। ठीक है ना, और ये अभी 21 अगस्त से शुरू हो गया है। तो ये प्रीएम्प्टिव मेजर है, यानी कि आगे कोई आपदा आने वाली है उससे पहले ही भैया कंट्रोल कर लो। ठीक है, तो इसीलिए कि जो इससे पहले भाई इन्फ्लेशन बहुत, भाई जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है CPI है और फूड इन्फ्लेशन, CPI तो भाई 7% से ऊपर, इन्फ्लेशन 7% से ऊपर चला गया था, अब जाके 5% पे आया है। फूड इन्फ्लेशन भी अच्छा खासा चला गया था। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे दूसरी बात यह है कि देखो इलेक्शन आने वाले हैं, है ना, अगले साल इलेक्शन है। और मैंने क्या बताया बेटा, प्याज अगर ऊपर नीचे हुआ तो सरकारें चली जाएंगी। तो इलेक्शन के समय में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर इधर वॉर भी चल रहा है, वॉर की वजह से भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। कोविड आया, फिर वॉर आ गया यूक्रेन वाला, तो उसकी वजह से भी फूड के प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए हैं। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने पहले ही बोल दिया कि भैया प्याज के जो प्राइसेस है वो कम कर दो। अब आप देखो CPI इन्फ्लेशन जो है वो 7.44% तक चला गया था। इन्फ्लेशन +-2 तक रहना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2% से कम गया तो डिफ्लेशन, ये तो और डेंजरस होता है। जो अभी चाइना में चल रहा है, चाइना में डिफ्लेशन चल रहा है। ठीक है, बहुत डेंजरस होता है डिफ्लेशन में, तो बर्बाद हो जाता है इंसान, खत्म हो जाता है, एक के बाद एक कंपनियां बंद होने लगती है, सप्लाई कम होने लगती है। तो वो तो इन्फ्लेशन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इन्फ्लेशन तो फिर भी बेटर है। अब आप बोलेंगे सर क्या, सर आप बहुत ही ऐसा बोलोगे, आप ऐसा बोलोगे, हमको चीजें सस्ते में मिल रही है। बेटा वो खाली बस दूर के डोल सुहावने होते हैं, 1 महीने तक अच्छा लगेगा, 2 महीने वही चीजें ना फिर फट के फ्लावर हो जाएंगी, वो बहुत ज्यादा महंगे पे बिकती हैं। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स आप देखिए, जो CPI का आधा, मतलब जो कंज्यूमर, जो हम कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर प्राइस देखिए, हम सबको पता है कि जो CPI होता है, WPI और CPI, ये 2 इंपॉर्टेंट इंडेक्स होते हैं, है ना। CPI कंज्यूमर बेस्ड होता है, उसमें डिमांड सप्लाई, उसमें सर्विसेज भी सब आ जाता है। ठीक है, तो CPI जो है, CPI में हम क्या कंज्यूम करते हैं, सबसे ज्यादा हम कंज्यूम करते हैं सब्जियां, खाना, तो उसमें आधा जो है वो आपका CFPI होता है। ठीक है, तो CFPI लगभग 11.5% पे खड़ा था, यानी कि बहुत ही ज्यादा, जुलाई की बात है ये, फूड इन्फ्लेशन तगड़ा था। सरकार, जैसा कि हमने बताया कि अभी 3 स्टेट में इलेक्शन है, ये साल खत्म होते होते और अगले साल भी इलेक्शन है। तो सबसे पहले अब देखिए, पल्सेस के दाम भी बढ़ने वाले हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। तो सरकार इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। एडिबल ऑयल्स और वेजिटेबल्स, ठीक है, इन सबको कंट्रोल करके सरकार चल रही है कि किसी तरीके से सत्ता बचाएंगे हम, सीटें कम नहीं होने देंगे, लोगों के ऊपर कोई भी भार नहीं आएगा। अगला, डायरेक्ट इंटरवेंशन जो है वो ये सरकार करती है ऐसे OMSS से। डायरेक्ट इंटरवेंशन मतलब फूंक दो, जो भी है जितना भी बफर है फूंक दो। बाहर बेचते हैं, हमारे क्रॉप्स बाहर जा रहे हैं, पल्सेस बाहर जा रही है, प्याज बाहर जा रहा है, मत भेजो। लेकिन ओहो, कानून में है सर, देखिए 1955 1965 के एक्ट्स, कोई बात नहीं, टैक्स बढ़ा दो। तो वही 40% जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। अब बाहर जाएंगे ही नहीं प्याज, तुमको सारे प्याज डोमेस्टिक मार्केट में भेजने पड़ेंगे, बाहर नहीं भेजेंगे हम। अच्छा, बाहर के लोग फिर गुस्सा करेंगे, बांग्लादेश भारत से बहुत प्याज खरीदता है, अरब मुल्क बहुत प्याज खरीदते हैं, वहां के लोग गुस्सा करेंगे, हमारे खाने का तुमने जायका बिगाड़ दिया यार, ऐसा कैसे, ऐसे तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। अच्छा, कई बार क्या होता है, गोदामों पे प्याज सड़ता रहता है ना, कई बार ऐसा होता है, ये केयरलेसनेस है हमारी। तो इससे सरकार जो भी बफर स्टॉक है वो मार्केट में निकालो ताकि प्राइसेस को कम किया जाए, नीचे किया जाए। ठीक है, तो ये चीज है। टैक्स स्टॉक लिमिट, इससे ज्यादा आप
स्टॉक नहीं कर सकते, कई बार बहुत ज्यादा स्टॉक कर लिया जाता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट, देखिए आपको पता ही ना सब कैसे काम करता है ना। अभी मैं बता दूंगा एमएसपी और बाकी सारी चीजें, ठीक है। एफसीआई होता क्या है ना कि ये जैसे अब ये प्याज है, ये सरकार डायरेक्ट खरीद लेती है किसानों से, ठीक है। किसानों से सरकार एमएसपी पे खरीद लेगी ये सारी चीजें, ठीक है। अब जब ये खरीद लेगी तो ये एफसीआई के गोदामों में जाएगा और उसके बाद जो सरकारी दुकानें होती है वहां से लोगों को बांट दिया जाएगा बहुत ही कम प्राइस में। ई ऑक्शन होता है, एनसीडीईएक्स, ठीक है। ये जो कमोडिटी एक्सचेंज है, एफसीआई हर हफ्ते हफ्ते इस पे ई ऑक्शन करती है। तो अभी तो ये जो प्याज बेचे जा रहे हैं ये वही जो सरकारी केंद्रीय भंडार है और ई ऑक्शन, ई कॉमर्स के थ्रू प्याज जो है वो मार्केट में लाए जा रहे हैं ताकि प्याज के प्राइसेस को स्टेबल रखा जा सके, ठीक है ना। तो ये अल नीनो इफेक्ट, ओह अल नीनो मैंने बहुत अच्छे से बताया था, अल नीनो, ला नीना। अल नीनो आता है तो यानी कि भारत में मानसून कम है भैया, वो क्या होता है ना, सर्कुलेट करता है वॉर मोशन करंट, कभी ऑस्ट्रेलिया में कभी पेरू में, तो ऐसे करता है। वो मैंने बहुत बढ़िया तरीके से ज्योग्राफी का लेक्चर बताया, आप देख लीजिएगा। अभी इसमें फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर अल नीनो आता है तो अल नीनो की वजह से बारिश कम होती है। तो मैंने जब आया था मानसून आने वाला था, जून में लेक्चर लिया था, बेटा इस बार बारिश कम होगी। फिर बच्चों ने मुझे धर के बोला था कि सर क्या बात, इतनी बारिश हुई है, बह गए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, और आप कह रहे बारिश कम हो रही है। लेकिन भैया अगस्त में रिकॉर्ड कम बारिश हुई है, ठीक है। और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है इसकी वजह से भी फिर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है भाई। टमाटर में यही तो हुआ, टमाटर में पैनिक सेलिंग हुई है, टमाटर में कीड़े लगे हैं, सप्लाई हुई नहीं, है ना, ये चीज है। अब वीट और राइस पे आ जाओ, ये तो प्याज की हमने बहुत बढ़िया तरीके से बात कर ली, वीट और राइस पे आ जाओ। पहले गेहूं पे आते हैं। देखो सेंटर ने क्या अभी प्रपोजल अप्रूव किया, 30 लाख मेट्रिक टन्स वीट जो है, जो सेंट्रल का पूल है उसको उतार दो ओपन मार्केट सेल स्कीम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओएमएसएस। इससे सरकार जो है वो प्राइजेस, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखती है। सरकार जो है वो भाई ओपन मार्केट स्कीम पे, ओपन मार्केट में जो भी हमारे पास बफर स्टॉक है सेल कर दो उसको, एफसीआई के थ्रू सेल कर देते हैं ये लोग, ठीक है, दे देते हैं, है ना। एक ऐसी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम। पीएसएस के दौरान क्या करती है सरकार, जो है किसानों से खरीद लेती है ताकि प्राइस को स्टेबलाइज किया जा सके, और किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होता है क्योंकि एमएसपी पे खरीदती है, जो कि आमतौर पे मार्केट प्राइस से ज्यादा होते हैं, तो किसान सरकार को बेच भी देते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो इसमें किसान भी खुश हो जाता है। तो यहां पे ओएमएसएस के थ्रू जो है, अगेन एनसीडीईएक्स, इसी के थ्रू ई ऑक्शन होता है, हर हफ्ते हफ्ते ऑक्शन होता है, ठीक है, ये एफसीआई करती है। तो यहां से सरकार जो है सीधा मार्केट में पैसा जो है वो सीधा मार्केट में जो प्रोडक्ट है, जो कमोडिटी है, जैसे यहां पे प्याज की बात या यहां पे तो वीट की बात हो रही है, तो यही बोला कि 30 लाख मेट्रिक टन जो है वो तुरंत मार्केट में उतार दो, तुरंत मार्केट में उतार दो, ताकि गेहूं के प्राइस को स्टेबल रखा जा सके, है ना। भारत में वीट और प्राइस पे एमएसपी मिलता है, 23 क्रॉप्स है जिन पे एमएसपी, लेकिन वीट एंड प्राइस पे गारंटीड है। तो वीट एंड प्राइस पे एमएसपी मिलता है। ये भारत की एक बहुत बड़ी दुर्गति है कि भारत में हर कोई वीट एंड राइस उगाता है, क्योंकि उस पर एमएसपी मिल रहा है। अब क्योंकि एमएसपी मिल रहा है तो एमएसपी पे, भाई सिंपल सी बात है, वैसे समझो कि मान लो कि आपकी कोई जमीन है, आप उसको 30 लाख में बेच रहे हो। अब किसी दिन सरकार अनाउंस कर देती है कि भाई एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एयरपोर्ट बनाएंगे, तो आप ये जमीन सरकार को बेच दो। सरकार 4 गुने दाम ज्यादा लेती है। जो रेलवे लाइन है उसके बगल में मकान नहीं होने चाहिए, जब एक्वायर करती है जमीन ना, सरकार गजब मुआवजा देती है। काशी विश्वनाथ में जो कॉरिडोर बना है और जो भी दुकानें तोड़ी गई हैं, अच्छा मुआवजा दिया है। पहले जब जमीनें मिलती थी, हरियाणा में भी जब बहुत सारी जमीनें सरकार ने ली, बहुत पैसा, रातों रात लोग करोड़पति हो गए भाई। तो अगर सरकार लेती है ना तो सरकार पैसा अच्छा देती है। इसीलिए अब वीट एंड राइस पे गारंटीड एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है कि इतना पैसे तो भूल जाओ, कोई वेदर वेदर कुछ नहीं, इतने पैसे में हम ही खरीद लेंगे, तुम टेंशन ना लो, जो मार्केट में उससे ज्यादा ही तुमको पैसा मिलेगा। तो भारत में इसीलिए हॉर्टिकल्चर पे ज्यादा फोकस ही नहीं किया जाता, जो कि करना चाहिए। खैर छोड़िए इसको, तो यही है। तो अब यहां पे जो बायर है दैट विल कन्वर्ट द वीट इनटू फ्लोर। अब यही था कि देखो, अब यहां जो हम वीट उतार रहे हैं मार्केट में, तो अल्टीमेटली वीट का आटा बनेगा, गेहूं का आटा बनेगा, और आटा लगभग 29.5 रुपए किलो प्राइस में बिकेगा, 29.5 रुपए किलो पे बिकेगा। वीट जो है वो ट्रेडर्स, स्टेट गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव फेडरेशंस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, केंद्रीय भंडार, इन सबको दिया जाएगा 23.5 रुपए पे, और फाइनली जो लोगों को मिलेगा वो लगभग 29.5 रुपए पे मिलेगा। यानी कि केंद्रीय भंडार जो होते हैं, सरकारी दुकानें जो होती हैं, ठीक है, एनएफएड, एनसीसीएफ, ट्रेडर्स, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब जो है वो वीट खरीद लेती हैं। सेंटर जो है वो निकालता है, मतलब वो ओपन मार्केट ओएमएसएस के थ्रू जो है, ओपन मार्केट सेल स्कीम के थ्रू जो है, सारा भंडार जो है मार्केट में उतार, बाकी सब खरीद लेते हैं। ट्रेडर्स हो गए, स्टेट गवर्नमेंट सब खरीद लेते हैं, ऑक्शन होता है सब खरीद लेते हैं, बढ़िया, बहुत अच्छा है। तो फरवरी में ये हुआ। अब फरवरी में जो केंद्रीय भंडार है, नाफेड है, एनसीसीएफ है,
इन्होंने आटा बेचना शुरू किया भारत आटा के नाम से। जब सरकारी आटा बिकता है तो उसमें भारत पीछे लगता है। तो लगभग ₹29.5 किलो डिफरेंट आउटलेट्स में, ये सब मोबाइल वैल्स हर जगह भारत आटा के नाम से इसको बेचना शुरू किया। अब फरवरी, मिड फरवरी आते आते देखिए अभी तक 30 लाख मीट्रिक टन, 20 लाख मीट्रिक टन और फूंक दो OMSS और मार्केट में उतार दो। ठीक है, अब ये जो एक्सपोर्ट पॉलिसी, कोई एक्सपोर्ट नहीं होगा। यहां पे वीट के लिए बोला कि बेटा पहले फ्री था, एक्सपोर्ट करो, लेकिन अब इसको प्रोहिबिटेड कैटेगरी में रख दिया गया मई 13, 2022 में कि वीट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। समझ रहे हो? तो अब यहां पे जो इंडियन दरम वीट है उस पे रिस्ट्रिक्शंस आ गई कि बेटा ये बाहर नहीं भेजना है। डर लग रहा था ना कि कहीं वीट के भी प्राइसेस फ्लक्चुएट हो गए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आटा हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, सब घरों घरों में यूज होता है भाई। ठीक है, हमको लगता है कि अरे यार 30 से 35 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, लेकिन जो गरीब है, भारत में आधी से ज्यादा जनता तो गरीब है, तो फिर उनको कौन देखेगा? उनके लिए 5-10 रुपए भी बढ़ना ना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, तो जो एक्सपोर्ट आटा है दैट वाज सब्जेक्टेड टू द रिकमेंडेशन ऑफ इंटरमिनिस्ट्रियल कमिटी कि भाई एक्सपोर्ट किया जाए कि नहीं किया जाए, इसको कमिटी देखेगी। आगे बढ़ते हैं, फिर फरवरी के बाद क्या हुआ? मिड फरवरी के बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर, फूड प्राइस एंड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, उन्होंने बोला कि रिजर्व प्राइस को और घटा दो। अब ये और घटा दिया गया। जो रिजर्व प्राइस है ये लगभग 2150 से ये सिर्फ 2125 पे ले आए, यानी कि प्राइसेस वीट का और कम किया गया। प्राइसेस वही लगातार जो है वो जो आटा आता जा रहा है मार्केट में, उसी से डिमांड बढ़िया है तो प्राइसेस ऑलरेडी कम होंगे, सॉरी सप्लाई बढ़िया तो प्राइसेस कम होंगे ही होंगे। सेंटर ने फाइनली स्टॉक लिमिट लगा दी कि अब इससे ज्यादा तुम स्टॉक नहीं कर सकते। ठीक है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ट्रेडर्स, नेफेड, एनसीसी, सबसे बोल दिया कि 31 मार्च 2024 तक स्टॉक लिमिट है, इससे ज्यादा तुम स्टॉक नहीं कर सकते। राबी सीजन ब्रेक आया अगस्त में, सरकार ने एक और 50 लाख मेट्रिक टन और 25 लाख मेट्रिक टन राइस जो है उतार दिया। लो, राबी सीजन, खारिफ सीजन। खारिफ राबी क्या होता है? राबी आप मॉनसून में सो करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हार्वेस्ट आप अभी सितंबर में कर लेंगे। खारिफ में अभी विंटर में आप उसको क्या कहते हैं, उसको बोएंगे जो क्रॉप होते हैं, और उसके बाद आप अभी जब स्प्रिंग में उसको निकाल लेंगे। यानी कि भारत में सालों साल खेती होती है, 3 क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं। प्याज, टमाटर, ये सब जो है ये राबी और खारिफ दोनों ही क्रॉप है ना, ये चीज है। तो राबी सीजन देखिए, थोड़ा सा राबी सीजन जब आया तो ब्रेक आया। ब्रेक के बाद तुरंत 50 लाख मेट्रिक टन वीट जो है और 25 लाख मेट्रिक टन राइस जो है वो OMMS के अंदर और उतार दिए। ये और तो उतार दो। ठीक है, अब इस बार स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको बोल दिया कि बेटा तुम इससे नहीं लोगे, और जो मैक्सिमम क्वांटिटी है उसको भी रिड्यूस किया गया। जो इतना ज्यादा भर भर के स्टेट गवर्नमेंट या उनको बोल दिया कि बेटा अब तुम्हारे लिए नहीं है ये 50 लाख मेट्रिक टन और 25 लाख मेट्रिक टन जो व्हीट एंड राइस आया है ना, इससे दूर रहना तुम लोग। ये चीज है। सरकार ने फिर नॉन बासमती राइस, ये तो बहुत न्यूज में भी चला था, मैंने भी किया था, 20 जुलाई को बैन कर दिया। यानी कि कहीं ऐसा ना हो कि राइस की जो ये जितने भी एसेंशियल आइटम्स है ये बहुत ऊपर चले जाएं। तो इसको स्टेबल करने के लिए आज व्हीट और राइस का प्राइस स्टेबल है इसी की वजह से। लेकिन ये सबको पसंद तो आएगा नहीं, जो इसका धंधा कर रहा है उसको थोड़ी ना पसंद आएगा, क्योंकि इसको तो लॉस हो रहा है। पल्सेस पे आ जाओ, दालों की बात करें, तूर, उड़द, मूंगफली, चना, जो कि ज्यादातर हम बाहर से ही मंगाते हैं। ओके, तो द राइजिंग प्राइसेस है पल्सेस, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है। दालों की कीमतें भी बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, और दाल चावल दोपहर में हर किसी क्या बनता ही बनता है। ठीक है, भारत जो है वो इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट रहा है दालों के लिए, हम सबको पता है ये बात। इंपोर्ट जो है, तूर हो गया, अरहर की दाल जिसको कहते हैं, उड़द हो गया, ठीक है, ये फ्री कैटेगरी में रखा है। यानी कि मंगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जितना हो सके मंगाओ। फ्री कैटेगरी मतलब आप बिल्कुल इसमें कोई टैक्स नहीं हम लगाएंगे, या लगाएंगे तो बहुत कम लगाएंगे। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी जो है इसको 0 तक रिड्यूस कर दिया गया 31 मार्च 2024 तक, कि आप टेंशन ना लो। जो चीज हम बाहर भेज रहे हैं, अगर हमारे पास वो सरप्लस है और हमको पता है कि उसके दाम आगे बढ़ने वाले हैं, तो हम उसको रोक देंगे टैक्स बढ़ा के। जो चीज हम बाहर से मंगा रहे हैं, जैसे दाल की बात करें, तो उसमें भी हमको पता है उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो
अब भाई देखो, अगर आप बाहर से मंगाओगे तो भी आपको सरकार को पैसे देने हैं, यहां से भेजोगे तो भी आपको सरकार को पैसे देने हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे आपको पैसे देने ही देने, टैक्स लगता ही लगता है। तो ये जीरो कर दिया, फ्री कैटेगरी में आ गया कि ना भाई दालों की जरूरत है, कोई टैक्स नहीं, तुम भेजो, जितना हो सके मंगाओ बाहर से। मार्च आते आते, अभी इस साल का मार्च आते आते सेंटर ने पूरी कमिटी बना दी कि जो तूर का स्टॉक है उसको आप मॉनिटर करिए, स्पेशली जो इंपोर्टेड दाल है, पल्सेस हैं। बोला कि भाई हर कोई अपने स्टॉक्स जो है वो डिक्लेयर करे कि आखिरकार जिनके पास भी स्टॉक है, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, ट्रेडर्स हो गए, कितना उनके पास भंडार है, एफसीआई सब सरकार को बताए। ठीक है, दालों का भंडार कितना है। जून की अगर बात करें, मार्च में उन्होंने बोला था, जून की शुरुआत में सेंटर ने इस पे भी स्टॉक लिमिट लगा दी 31 अक्टूबर तक। अभी यही जो अक्टूबर आने वाला है कि आप इससे ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकते, इतना ही आप स्टॉक कर सकते हो। इंपोर्टर से बोला कि आप 30 दिन के, 1 महीने के अंदर अंदर, एक बार कस्टम क्लियरेंस हो गया तो आपको 1 महीने, बस 1 महीने से अगर आपने ज्यादा स्टॉक किया तो तुम्हारी खैर नहीं, तो 1 महीने तक ही स्टॉक करना है, 1 महीने के अंदर अंदर आपको निकाल देना है वो पूरा का पूरा जो आपके पास दाल है ना, मार्केट में निकाल दो, ये चीज है। मिड अगस्त, यही 15 अगस्त की बात करें, सरकार ने एडवाइजरी जारी की सारे राज्यों को कि अपना स्टॉक डिस्क्लोजर तुरंत करें, जितने भी सारे राज्य और यूनियन टेरिटरीज बताएं कितना स्टॉक बचा हुआ है। फिर उसके बाद डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए 40% सीलिंग हटा दी, वही प्राइस सपोर्ट स्कीम जो होती है कि 40% तक सीलिंग, ये 25 से पहले 40 बढ़ाई थी, अब ये भी हटा दी कि मतलब आप टेंशन ना लो, आप जितना किसानों को ये इंकरेज करने के लिए कि आप खूब दाल उगाओ, खूब दाल बेचो, हमको आपके पास दाल है आप बेचो, अभी आप 40% तक हम आपसे ले सकते हैं, हम हटा दें इसको भी, जितनी दालें बेच डालो, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम ले लेंगे आपसे। किसान खुश हो गया। ताकि अब देखिए प्राइस सपोर्ट स्कीम में किसान को जो है बहुत फायदा होता है। मैंने क्या बताया, किसान से सरकार बहुत अच्छे खासे दामों में खरीद लेती है, लेकिन अभी दाल के लिए 40% सीलिंग थी, वो हटा दी तो किसान खूब बेच सकता है, कोई टेंशन नहीं है। डिसीजन जो है वही फार्मर्स को इंकरेज करेगा और यही बोलेगा कि भाई सोइंग एरिया बढ़ाओ, क्योंकि भाई दालों पे जब सीलिंग हटा दी है तो दाल बेचो, दाल बढ़िया अच्छे से बना सकते हैं हम, अच्छे से उगा भी सकते हैं, तो जितना हो सके सोइंग एरिया बढ़ाओ ताकि प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा सके। जून के एंड की बात करें तो सरकार ने यही बोला कि जो तूर है उसको नेशनल बफर से रिलीज कर दो, यानी कि यहां इसमें भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दाल के भी प्राइस जो है वो बढ़ जाए, तो ऑनलाइन ऑक्शन के थ्रू ये भारत के मार्केट्स में आया। 17 जुलाई आते आते यूनियन मिनिस्टर्स जो कंज्यूमर अफेयर्स है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने बोला कि जो सब्सिडाइज्ड चना दाल है भारत दाल के नाम से निकालो, 60 रुपए किलो और 55 रुपए किलो, सस्ता है बहुत। चना दाल, दालों की कीमतें बढ़ी हैं लेकिन फिर भी उसको अगर ये सरकार नहीं करती तो दालों की कीमतें बहुत बढ़ जाती, बहुत ज्यादा बढ़ जाती और सरकार को बहुत मार पड़ती। सरकार से इतने सवाल उठते हैं, सरकार की बैंड बज जाती है। आप देखिए इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये भाई कोविड के बाद और वॉर के बाद भाई बहुत ज्यादा आटा जो है वो यूक्रेन से आता था, बहुत कुछ यूक्रेन से आता था, लेकिन वॉर के बाद प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है ना। तो केंद्रीय भंडार, नेफेड और एनसीसीएफ से ये सारी चीजें, तो स्कीम जो है वो सब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल इनके लिए ओपन थी और सेंटर ने इसको प्रोवाइड किया। एडिबल ऑयल्स की बात करो, भारत 50 और 60% जो है जो डोमेस्टिक एडिबल ऑयल्स है वो इंपोर्ट करता है, यानी कि आधे से ज्यादा भारत बाहर से मंगाता है। तो भारत दुनिया का सब, एडिबल ऑयल की बात करें तो दुनिया के सबसे बड़ा इंपोर्टर है, ठीक है। ये इसीलिए जो एडिबल ऑयल्स हैं डोमेस्टिक मार्केट में काफी ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। क्यों? कुछ बाहर से मंगा रहे हो ना, अगर कोई भी चीज तुम बाहर से मंगा रहे हो, बाहर प्राइस बढ़ेंगे तो तुम्हारे घर में भी प्राइस बढ़ जाएंगे, तो ये एक बड़ी दिक्कत होती है। हमारे यहां सरकार ने इसमें भी इंटरवीन किया कि भाई अब देखो दालें हो गई, चावल, आटा, सब्जियां जो कि हम घर घर में खाते हैं, तो सरकार ने इसको प्रॉपर तरीके से, साम दाम दंड भेद, कुछ भी करो लेकिन प्राइस नहीं बढ़ने चाहिए। तो सरकार का जो मेजर इंटरवेंशन था ताकि जो इंपोर्ट्स को इनकरेज करे, ड्यूटीज को स्लैश करके, ठीक है, इसमें मेजर एडिबल ऑयल प्लेयर्स जो हैं वो आ गए और प्राइस भी कम हुआ। ड्यूटी कम कर दो, टैक्स कम कर दो, लोग आएंगे भर भर के तुम्हारे डंप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी देखिए क्रूड, पाम, सोयाबीन और सनफ्लावर पे ये 2.5% से 0 कर दी गई। क्या सीन है। एग्री सेस जो था वो 20% से 5% कर दिया गया। बेसिक ड्यूटी जो था वो 32.5 से 17.5% कर दिया गया। टैक्स नील कर दिए गए, जो टैक्स अच्छे खासे लगते थे, ताकि एडिबल ऑयल देश में अच्छा खूब आए, बहुत बढ़िया तरीके से।
तो ऐसे सरकार जो है वो प्राइस को कंट्रोल कर रही है, और इसीलिए जो है वो प्याज जो है वो सरकार, समझ गए। तो ये लेक्चर था, ठीक है, अच्छी बात है भाई। देखो सरकार का काम ही यही है, कुछ भी करके हमारे ऊपर बर्डन नहीं आना चाहिए, तो सरकार ही सुनिश्चित करती है। बढ़िया है, जो है सो है। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करिए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।